हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। एनसीईआरटी की नई बुक का चैप्टर सेकंड हम लोगों ने स्टार्ट किया था, शेपिंग ऑफ द अर्थ। और इस चैप्टर में हम लोग ने कल क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था, जो बिग क्वेश्चन से स्टार्टिंग में दिया जाता है एनसीईआरटी के बुक में। प्रीवियस क्लास के रिवीजन के लिए हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आज 5वां क्वेश्चन करके इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बस कमेंट करें कि आप लोग कैसे हैं, ठीक हैं। टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाए। और जैसा कि आपको यहाँ देखने के लिए थंबनेल भी मिल रहा होगा, शेप ऑफ द अर्थ, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड स्ट्रक्चर, जितनी सारी चीज़ें हैं हम सारी चीज़ें इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। और 5 से 6 पार्ट में इस चैप्टर का वीडियो आएगा, उसके बाद जाके फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 1 वीक में। तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप लोग कैसे हैं, ठीक हैं। और जो क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था, तो उम्मीद है आप लोग इसका नोट बना लिए होंगे। एक बार रिवीजन कराते हुए फिर से हम अपने वीडियो को, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखे थे, व्हाट शेप्स द अर्थ सरफेस। जो पृथ्वी का सतह है उसको कौन सी चीज़ें आकार देती हैं। इनमें से हमने 2-3 चीज़ देखी थी, उसको आप लोग एक बार अच्छे से जान लीजिए। इंटरनल फोर्सेज, दैट इज कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्स। एक्सटर्नल फोर्सेज, दैट इज कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। और टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण जो है जितनी सारी चीज़ें हम लोग के अर्थ पे दिखाई दे रही हैं, जितने सारे जो हम लोग को अलग अलग लैंडफॉर्म्स दिखाई दे रही हैं, वो सब क्या है, इसी 3 चीज़ के वजह से हैं। सेकेंड क्वेश्चन था, तो प्लेट टेक्टोनिक्स कहते किसको हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, एक थ्योरी है जो बताता है कि अर्थ का जो आउटर लेयर है, जो लिथोस्फेयर है, वो बहुत सारे लार्ज और स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट्स में टूटा हुआ है। यही है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। और यह जो प्लेट है वह एक सेमी मोल्टन लेयर पे क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। उसी सेमी मोल्टन लेयर जिसमें मूव करते रहता है उसको हम लोग स्टेनोस्फीयर कहते हैं। तो प्लेट मूवमेंट के कारण क्या क्या इफेक्ट होता है, तो हम लोग देखे थे फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स का निर्माण होता है, अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, वैली का फॉर्मेशन होता है, और ओशियंस और कंटिनेंट्स, जितने सारे हम लोग महादेश और महाद्वीप देखते हैं, सबका क्रिएशन इसी से होता है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखे थे, हाउ आर लैंडफॉर्म फॉर्म्ड। जो लैंडफॉर्म्स होता है वो बनता कैसे है और इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो हम लोग देखे थे लैंडफॉर्म होता क्या। सबसे पहले तो लैंडफॉर्म होता है नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का नेचुरल फीचर होता है अर्थ सरफेस का, वही क्या कहलाता है, लैंडफॉर्म कहलाता है। और यह बनता क्यों है, तो प्लेट मूवमेंट के कारण, वेदरिंग के कारण, इरोजन के कारण, डिपोजिशन के कारण। तो एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स, उसके कारण ही ये बनता है। तो मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म हम लोग देख लिए। माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा, प्लेट्यूज बनेगा, प्लेन्स बनेगा, वैलीज बनेगा, डेजर्ट्स बनेगा, कोस्टल रिफॉर्म्स लैंडफॉर्म्स होगा। ये सारे चीज़ें हम लोग कल के क्लास में देख लिए थे। और क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हम लोग कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाउ आर ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बींग्स कनेक्टेड टू दीज लैंडफॉर्म्स। तो जितने सारे ह्यूमंस या फिर दूसरे जो लिविंग बींग्स होते हैं, वह जितने सारे ये लैंडफॉर्म्स हैं उससे कैसे कनेक्टेड होते हैं। तो हम लोग कल के क्लास में देख लिए थे। जो माउंटेन्स पीपल होते हैं वो कैसे होते हैं। माउंटेन्स जो होता है हम लोग को फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, रिवर प्रोवाइड करता है, मिनरल्स देता है। और प्लेन्स जो होता है वह फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इस सब चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है। और प्लेट्यू जो होता है, प्लेट्यू मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध है। मिनरल्स हम लोग को चाहिए तो प्लेट्यू से ही हम लोग को प्राप्त होगा, मिलेगा। रिवर जो होता है हम लोग को प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट जो है वह वाइल्ड लाइफ के लिए क्या होता है, रहने का जगह होता है, उसके लिए शेल्टर होता है। डिफरेंट लैंडफॉर्म जो होता है अलग अलग प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके सपोर्ट करता है। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 4 जो रिवीजन, क्विक रिवीजन हुआ, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। और क्विक रिवीजन का एक क्वेश्चन जो है, 5 क्वेश्चन वो हम लोग डाल दिए हैं, और उसको आप लोग को क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद जाके आंसर देख के उसका सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेना है, सही है या फिर नहीं है। तो हम लोग चलेंगे, आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो एक बार सभी चैट बॉक्स में कमेंट कर दें कि आप लोग रेडी हैं आज के क्लास के लिए। यस, प्लीज़ टाइप यस। जितने सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सारे लोग कमेंट
करें चैट बॉक्स में जल्दी से। यस, तो हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ टू डिजास्टर्स एसोसिएटेड विथ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ। तो हाउ टू डिजास्टर, यह जो डिजास्टर होते हैं वो कैसे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक, जैसे अर्थक्वेक आ गया, वो रिसेंटली हम लोग देखे थे कहाँ पे, वेनेजुएला में अर्थक्वेक आया। वहाँ मोर देन 10,000 25,000 आई थिंक अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा they they gave 10,000 people death, but in reality there are so many people lost their life in the recently earthquake of Venezuela। जो वॉल्केनिक इरप्शंस होता है वह कैसे जो मानव जीवन है उसको प्रभावित करता है। जैसे हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार में देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे जो इलाके हैं वो सब क्या रहते हैं, फ्लड से परेशान रहते हैं। तो आसपास के लोग को बहुत सारा क्या होता है, परेशानी झेलना पड़ता है। और इसका इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो नेचुरल डिजास्टर काउज डैमेज टू पीपल। तो नेचुरल डिजास्टर जो भी होगा वो क्या होगा, पीपल को डैमेज करेगा ही, प्रॉपर्टी जो होगा उसको डैमेज करेगा ही, और जो हमारा वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसको भी यह क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो हम लोग इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो अर्थक्वेक हो गया, यह भी क्या है, एक नेचुरल डिजास्टर है। वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, जो ज्वालामुखी होती है वो भी क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन, यह भी एक तरह का प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है। उसका जो लैंडस्लाइड होता है, कभी पहाड़ में हम लोग घूमने के लिए गए हैं, वहाँ देखते हैं क्या चीज़, कि आदमी खड़ा है और पहाड़ चलने लगी। तो इसी पे एक शाहरुख खान का एक बहुत पुराना गाना था, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। तो यही लैंडस्लाइड जो होता है वही होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, पहाड़ से मिट्टी सारी आती है और भारी बारिश के कारण, इसीलिए कहा जाता है जितने भी हिल स्टेशन है वहाँ पे जब बारिश हो रही हो, रेनी सीजन हो, बारिश का सीजन हो, तो वहाँ पे जाने से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। उसके बाद फ्लड्स तो हम लोग बिहार में देखते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लड्स रहता है। उसके बाद जितने सारे समुद्र के इलाके के अगल बगल के जितने सारे स्टेट हैं, तो हाउ मैनी कोस्टल स्टेट्स आर देयर, भारत में कितने सारे कोस्टल स्टेट हैं, इसके बारे में आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम लोग क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं कि 9 स्टेट क्या हैं, कोस्टल स्टेट्स कहलाते हैं। और जहाँ जहाँ कोस्टल स्टेट्स होगा वहाँ वहाँ क्या होता है, जो समुद्री तूफान आते हैं, कोस्टल स्टॉर्म्स आते हैं, उससे जो आसपास के जीवन है वो सारे के सारे क्या होते हैं, उससे इफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो पहला होता है लॉस ऑफ लाइफ, जो जनजीवन का हानि होता है। बहुत सारे वहाँ के जानवर हो गए, बहुत सारे वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ के प्रॉपर पीपल है, वो सबको क्या हो जाता है, जगह छोड़ के दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद डैमेज टू हाउसेज, जितने सारे घर वगैरह बने होते हैं वो सारे के सारे डैमेज हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, जब फ्लड आता है तो क्या होता है, जितना सारा वहाँ पे हम लोग पेड़ लगाए रहते हैं, पौधे लगाए रहते हैं, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, क्रॉप्स वगैरह जितने सारे हो गए, वीट, राइस, ज़्यादा बाढ़ होने से, ज़्यादा पानी की वजह से क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसा कि बिहार में आप लोग को मालूम ही होगा, हमेशा क्या गिरते रहता है, ब्रिज गिरते ही रहता है। और यहाँ ब्रिज नेचुरल डिजास्टर के कारण नहीं गिरता है, यहाँ ब्रिज करप्शन के कारण गिरता है। जितना ज़्यादा करप्शन बिहार में भरा पड़ा है, इसी वजह से जो है यहाँ पे क्या होता है, ब्रिज हमेशा गिरते रहता है। आप लोग डेली मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स के अंदर देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, एक ना एक ब्रिज को गिरना तय है। इधर रिसेंटली जो है भागलपुर का ब्रिज गिरा था, तो लोग नदी से क्या कर रहे थे, क्रॉस करके इधर से उधर जा रहे थे। वही जब बाढ़ आ जाती तो क्या होता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती। तो डिस्रप्शन ऑफ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट भी होता है। उसके बाद इकोनॉमिक लॉस, जो जितने सारे बाढ़ आए या नेचुरल डिजास्टर होते हैं वो सब क्या करते हैं, इकोनॉमिक लॉस भी उससे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, और आज का क्लास अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये तो 5 बिग क्वेश्चन से, तो हम लोग को क्लास 8 तक कंप्लीट कर लेना था इस चीज़ को। अब जो क्लास 9th में टॉपिक दिया है उस पर हम चलते हैं, और एक उससे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, व्हाट इज़ लैंडफॉर्म।
हालांकि यहाँ पे आंसर क्या प्रोवाइड किया गया है, लेकिन आपको आंसर देख के नहीं अपने मन से आंसर करना है। व्हाट इज लैंडफॉर्म, इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं इसके बारे में बताना है। तीसरा होता है नेम द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का 3 लेयर कौन कौन सा होता है उसके बारे में आपको बताना है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल से और अच्छे से इस वीडियो में आगे जानेंगे, इसके लेयर्स के बारे में। उसके बाद स्टेनोस्फीयर क्या होता है, ये सारे चीज़ क्वेश्चन जो है आप लोग चैट बॉक्स में या फिर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या है, क्विक रिवीजन है। ये चारों क्वेश्चन आपको अब तक जानकारी में आ गया होगा। तो हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की ओर, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे द अर्थ सरफेस एंड लैंड फॉर्म्स। जो अर्थ का सरफेस और लैंड फॉर्म्स होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अर्थ का सरफेस जो होता है डायनामिक होता है। तो कल के क्लास में मैंने बताया था डायनामिक। तो किस प्रोसेस को हम लोग डायनामिक प्रोसेस कहते हैं? वेदरिंग डायनामिक होता है या इरोजन डायनामिक होता है? चैट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। विच फोर्सेस आर डायनामिक प्रोसेस, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, वेदरिंग और इरोजन? बताएं जल्दी से क्या होता है, वेदरिंग या इरोजन? दोनों में से कौन सा डायनामिक्स प्रोसेस होता है और कौन सा स्टैटिक प्रोसेस होता है? तो वेदरिंग हम बताए थे, वेदरिंग क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक, तो पत्थर जो टूट रहा है वो एक ही जगह टूट रहा है, तो वेदरिंग हो रहा है तो वह स्टैटिक होगा, एक ही जगह रह रहा है। लेकिन जो इरोजन होता है, जो पत्थर टूटा है उसको दूसरे जगह किसी एजेंट्स के द्वारा ले जाया जाएगा, चाहे वो विंड हो, चाहे रिवर्स के थ्रू हो, चाहे वाटर के थ्रू, जितने सारे चीज़ें होती हैं वो सारे हम किसमें देखेंगे, इरोजन। तो इरोजन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चेंज किया, मतलब डायनामिक हो रहा है, मतलब चेंज होते जा रहा है। तो इसीलिए इरोजन जो होता है वो क्या होता है, डायनामिक प्रोसेस होता है। तो डायनामिक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो डायनामिक सरफेस, जो अर्थ का सरफेस है वो एक जगह एक जैसा नहीं है, हर एक जगह एक जैसा नहीं है। तो अर्थ का सरफेस जो होता रहता है वह बदलते रहता है। तो बदलता क्यों है, ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। तो कल हम लोग बताए थे जो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स होता है उसी के कारण जो होता है अर्थ का सरफेस डिसाइड होता है। तो इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। इसके डायनामिक सरफेस होने की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, अलग अलग लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप लोग खुद का एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, जो स्टैटिक बच्चा है वो आएगा क्लास में पढ़ेगा अच्छे से और चुपचाप चला जाएगा। लेकिन जो अलग अलग जिसमें कलाएं होती हैं, तो जो थोड़े से चंचल स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करेंगे, उनमें अलग अलग चीज़ उनके मन में भावनाएं आती हैं। उसी तरह से अर्थ का सरफेस भी होता है, वो डायनामिक होता है, वह अलग अलग लैंड फॉर्म्स का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। तो यह किसके द्वारा होता है, तो पहला हो गया वेदरिंग के द्वारा, दूसरा इरोजन के द्वारा, तीसरा डिपोजिशन, मतलब एक जगह से पोजीशन को डी करना, मतलब यहाँ पोजीशन को चेंज करके दूसरे पोजीशन में क्या कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। या फिर जो क्रस्ट का मूवमेंट होता है उसके कारण अलग अलग लैंड फॉर्म्स, अलग अलग जो आकृति है वो बनती है अर्थ का। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, माउंटेन्स, वैली, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट एंड कोस्ट। कल से हम लोग यही चीज़ पढ़ रहे हैं। तो अब लोग हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और आप लोग कमेंट करें चैट बॉक्स में कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। यहाँ से आप लोग का क्लास 9th का जो है स्टार्ट हो चुका है सिलेबस। ठीक है, तो आज तक हम रिवीजन ही कर रहे थे, अब से जो है यह 9th का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ तक आपको समझ में आया, ये वाली पॉइंट, ये वाली लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। आ गई है तो हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो है लेयर्स ऑफ द अर्थ। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको अर्थ के लेयर्स के बारे में जानकारी चाहिए होती है। तो लेयर्स ऑफ द अर्थ हम लोग देखेंगे, अर्थ का कितना लेयर्स होता है। ठीक है, तो अर्थ का मेनली हम लोग कितना लेयर जानते हैं आज तक, 3 लेयर जानते हैं। जो बाहर वाला होता है वो क्रस्ट होता है, इसके अंदर जो होगा वो मेंटल होगा, इसके अंदर जो होगा वो कोर होगा। ठीक है, सबसे आउटर लेयर जो होता है वो क्या होता है, क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। कोर में भी आउटर कोर, इनर कोर। लेकिन अब हम लोग क्लास 9th में आ गए हैं तो इसको और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे
लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे जो होता है, जो मॉल्टेन फॉर्म में रहता है, जिसके ऊपर जो है प्लेट्स का मूवमेंट होता है, उस लेयर को क्या कहते हैं, और सबसे ऊपर वाले जो लेयर होते हैं उसको क्या कहते हैं, या फिर जो हम नीचे चलेंगे इनर कोर आउटर कोर, उसका थिकनेस क्या होता है, कौन सा लेयर सबसे थिक होता है, कौन सा लेयर सबसे पतला होता है, ये सारे चीज़ का जानकारी हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्रस्ट। क्रस्ट जो होता है वो क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। क्रस्ट क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, और यह जो है 30 से 40 किलोमीटर थिक होता है। इसका जो थिकनेस होता है कितना होता है अर्थ के क्रस्ट का, 30 to 40 किलोमीटर थिक होता है अंडर कंटिनेंट्स, जिसको हम लोग कंटिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कंटिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस कितना होता है, 30 to 40 किलोमीटर। ठीक है, जिसपे कंटिनेंट सारा का सारा हमको देखने के लिए मिलता है। 7 कंटिनेंट है, और इसको जो है साइज के अकॉर्डिंग आपको कंटिनेंट्स को भी क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे बड़ा है एशिया, सेकेंड नंबर पे अफ्रीका। आप लोग भी साथ में बोलते रहिए, या फिर जो कमेंट बॉक्स दिया गया है, चैट बॉक्स दिया गया है, उसमें आप लोग कमेंट करते रहिए। फर्स्ट एशिया, स्पीक। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। Basically, Australia is not a continent. It's only a large country of the Australia, so its name is Australia. But the name of continent is Oceania. The original name of that continent is Oceania. ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया कोई कंटिनेंट नहीं है, सबसे बड़ा देश है उस कंटिनेंट का, इसीलिए जो उसका नाम पड़ा है ऑस्ट्रेलिया पड़ा है। लेकिन उसका जो ओरिजिनल प्रॉपर नेम है वो क्या है, ओशिनिया है। ठीक, तो क्रस्ट क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, और क्रस्ट भी जो होता है दो तरह का, एक कंटिनेंटल क्रस्ट होता है, एक ओशियानिक क्रस्ट होता है। कंटिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। तो कंटिनेंटल क्रस्ट जो होता है वह 30 से 40 किलोमीटर थिक होता है। आप लोग ये चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिए, कंटिनेंटल क्रस्ट कितने का होता है, 30 to 40 किलोमीटर थिक होता है, और जो ओशियानिक क्रस्ट होता है वो 5 to 7 किलोमीटर इसका थिकनेस होता है। ठीक है, आप लोग नोट प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से सारे चीज़ का कंप्लीट करते जाइएगा, और जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको लगेगा कि हाँ, अब हम लोग को कुछ बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। ठीक, और लिथोस्फेयर, तो कल हमने आपसे पूछा था लिथोस का मीनिंग क्या होता है, तो लिथोस का मीनिंग होता है रॉक्स। लिथोस का मीनिंग क्या होता है, रॉक्स। ठीक, तो जो लिथोस्फेयर होता है वह क्या होता है, रिजिड आउटर मोस्ट सेल कंपोज्ड ऑफ द क्रस्ट एंड द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। ठीक, यह जो होता है लिथोस्फेयर को हम कहाँ तक देखते हैं, जो क्रस्ट रहता है उसका ये बना हुआ रहता है, यह 100 किलोमीटर थिक रहता है। लिथोस्फेयर कितना किलोमीटर थिक रहता है, 100 किलोमीटर थिक रहता है। और यह कहाँ तक रहता है, तो क्रस्ट को, यह क्रस्ट के यहाँ तक तो रहेगा ही, और उसके नीचे जहाँ तक मेंटल है, ठीक, टॉप मोस्ट लेयर जहाँ मेंटल का स्टार्ट होता है, जहाँ से मेंटल की शुरुआत होती है, वहाँ तक हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं। तो ये भी क्या आ जाएगा, लिथोस्फेयर, और इसके नीचे जो होगा मेंटल स्टार्ट होगा, और उसके बाद कोर होगा। ठीक है, तो लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे जो रहता है एक सेमी मॉल्टेन स्टेट में एक लेयर पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। तो एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, एक सेमी मॉल्टेन होता है। सेमी मॉल्टेन किसको कहते हैं, जो ना लिक्विड फॉर्म में हो ना सॉलिड फॉर्म में हो, या बीच वाले फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और यह कैसा होगा, हॉट होगा, फ्लूइड लाइक लेयर होता है, और यह 200 किलोमीटर तक थिक होता है। ठीक है, जो डायरेक्टली किसके बिलो रहेगा, लिथोस्फेयर के नीचे रहता है। लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। और इसी पे जो है जितना सारा टेक्टोनिक प्लेट्स होता है वह मूव करते रहता है। तो यह किसका काम करता है, लुब्रिकेशन का। जैसे आप लोग बाइक चलाते होंगे या कोई स्कूटी वगैरह कुछ भी चलाते होंगे, तो उसमें लुब्रिकेंट्स डालते हैं हम लोग मोबिल के रूप में, ताकि क्या हो, पिस्टन अच्छे से चल सके और गाड़ी हमारा इजीली मूवेबल हो सके। अगर आपके गाड़ी में मोबिल नहीं रहेगा तो क्या होगा, इंजन सीज करेगा। उसी तरह से जो लुब्रिकेशन का काम होता है अर्थ के प्लेट्स को, सरफेस को घुमाने के लिए, उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। या इसका काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द लुब्रिकेशन दैट अलाउज टेक्टोनिक प्लेट्स टू
मूव। यह जो होता है लुब्रिकेशन का काम करता है और टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है, उसके अलाउ करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जब हम लोग क्रस्ट को, लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, इतना तक हम लोग समझ चुके हैं ये तीन। अब हम लोग चलेंगे मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर पे। उसके बाद हम लोग चलेंगे स्टेनोस्फीयर। फर्स्ट याद करना है क्रस्ट, फिर लिथोस्फीयर, स्पीक क्रस्ट, सेकेंड इज लिथोस्फीयर, थर्ड इज स्टेनोस्फीयर। अभी तक हम लोग लेयर्स में तीन ही चीज़ जानते थे, क्रस्ट, मेंटल और कोर। लेकिन हम इसमें और क्या जाने, क्रस्ट, उसके बाद जो और 100 किलोमीटर तक थिकनेस रहता है उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद भी जो 100 किलोमीटर तक रहेगा, यानी कि 200 किलोमीटर जो रहेगा थिक मोटाई रहेगा, उसको हम लोग स्टेनोस्फीयर कहते हैं, जिसपे क्या होता है, प्लेट्स का मूवमेंट होता है। ठीक, उसके बाद होता है मेंटल। मेंटल क्या होता है, जो आदमी मेंटल है, इससे सुने ना, कोई आदमी मेंटल है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आदमी मेंटल होता है उसका बुद्धि क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाई मेंटल है। ठीक है, तो यही होगा, मेंटल क्या होगा, सबसे मोटा बुद्धि होगा इसका, यानी कि थिकनेस इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं सबसे ज़्यादा थिकनेस जो होता है अर्थ के किस लेयर का होता है, तो मेंटल का होता है। थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कौन होगा, मेंटल होगा। ठीक, यह किससे रहता है, मोस्टली सॉलिड लेयर एक्सटेंडिंग डाउन टू 2900 किलोमीटर। यह क्या होता है, सॉलिड लेयर होता है, और जो कि 2900 किलोमीटर तक क्या होता है, इसका थिकनेस होता है। 2900 किलोमीटर तक इसका क्या होता है, थिकनेस होता है। ठीक, और हम लोग उसके बाद देखेंगे आउटर कोर। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आउटर कोर। आउटर कोर जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड में रहेगा, फ्लूइड लेयर रहता है, और इसका जो थिकनेस है आउटर कोर का वो है 2200 किलोमीटर इसका थिकनेस होता है। और इसमें मेनली जो होता है क्या पाया जाता है, आयरन और निकेल पाया जाता है, आयरन एंड निकेल। इसीलिए इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, नीफे लेयर कहते हैं, NIFE, नीफे लेयर। NI फॉर निकेल एंड FE फॉर फेरस। ठीक, फेरस मीन्स आयरन। तो आउटर कोर किसका बना हुआ होता है, आयरन और निकेल का बना होता है। आउटर कोर किसका बना होता है, आयरन और निकेल, निफे का बना होता है। उसके बाद होता है इनर कोर। इनर कोर जो होता है वह सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है। विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इनर कोर। विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इनर कोर। इट इज़ प्रेजेंट इन सॉलिड हॉट स्पिनिंग मेटालिक स्फीयर। इसका जो रेडियस होता है वो कहाँ कितना होता है, 1250 किलोमीटर इसका रेडियस होता है। और यह जो होता है सबसे डेंसेस्ट होता है, मतलब इसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। यह जो अपने पार्टिकल्स को पकड़ के रखता है, इतना सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, और डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, F बराबर क्या होता है, जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करें। D बराबर, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, जो घनत्व होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करें फटाफट। किसी को मालूम है, किसी स्टूडेंट को मालूम है तो जल्दी करें। D इक्वल टू क्या होता है, तो D इज इक्वल टू M/V, मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो किसी चीज़ का अगर क्या हो, मास ज़्यादा होगा तो उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। किसी चीज़ का मास ज़्यादा होगा, किसी में अगर वजन ज़्यादा है तो उसका डेंसिटी भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक, और वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होता है वह किसका होता है, इनर कोर का होता है, और यह सबसे इनर मोस्ट होता है, और इसका डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होता है। जो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट करते जाइएगा। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इसको हम लोग स्टार्ट करके इस वीडियो को आज यहीं पे कंप्लीट करेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या थ्योरी होता है। तो सबसे पहले जो होता है इसका ओरिजिन हम लोग देखेंगे, प्रपोज्ड बाय WJ मॉर्गन। यह जो है किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, WJ मॉर्गन के द्वारा यह प्रपोज किया गया था सबसे पहले। ठीक, इसका जो ओरिजिन है प्लेट टेक्टोनिक्स का। ठीक, उसके बाद फिर वेगनार के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो ओरिजिन था इसका, जो प्रपोजल था वो कौन दिए थे, WJ मॉर्गन दिए थे। इसका नाम आप लोग को याद रखना है, आपके बुक में यह मेंशन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कोर कंसेप्ट। ठीक, तो द अर्थ लिथोस्फीयर इज फ्रैक्चर्ड इनटू मैसिव रिजिड सेक्शंस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। तो अर्थ का लिथोस्फीयर होता है वह बहुत सारे टुकड़े में क्या रहता है, टूटा हुआ रहता है। ठीक, और कैसा होता है, रिजिड होता है, एकदम
मजबूत होता है, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। यही इसका कंसेप्ट है, यही थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स का, ठीक। और इसका जो मूवमेंट होता है ड्राइवन बाय द सेमी मोल्टेन स्टेनोस्फेयर, ठीक। इसका जो मूवमेंट होता है वह किससे होता है, तो सेमी मोल्टेन स्टेनोस्फेयर के कारण जो होता है, ये क्या करते रहता है, मूवमेंट इसमें होते रहता है। प्लेट ड्रिफ्ट स्लोली एट अ रेट ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर पर ईयर। इसके कारण देखोगे जो प्लेट का मूवमेंट होता है धीरे 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 क्या होते रहता है, मूव करते रहता है, और कुछ सेंटीमीटर जो है पर ईयर यह मूव करता है, ठीक। यही है प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी। इसका जो कंसिक्वेंसेज है वह क्या है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पूछेगा क्वेश्चन, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो पहला है, प्लेट इंटरेक्शन क्रिएट्स मेजर जोग्राफिकल फीचर्स। यह जो करता है, क्या करता है, बहुत सारे जो जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं उसको यह क्रिएट करता है प्लेट मूवमेंट, ठीक। तो क्या क्या करता है, अर्थक्वेक लाता है, वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, ओशियन बेसिन्स का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीज़ें जो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में आपको लिखनी है। तो सबसे पहले इसमें लिखना है इसका ओरिजिन, तो प्रपोज्ड बाय W.J. मॉर्गन। एंड व्हाट आर द कोर कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। The core concept is the Earth's lithosphere is fractured into massive rigid sections called tectonic plates, and then after movement driven by the semi-molten asthenosphere, plate drifts slowly at a rate of few centimeter per year। जो पर ईयर होता है इसमें थोड़ा सा क्या होता रहता है, कुछ सेंटीमीटर चेंज होते रहता है। उसके बाद इसका कंसिक्वेंसेज क्या होती हैं, तो यह बहुत सारे जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं उसको क्या करती हैं, जन्म देती हैं, क्रिएट करती हैं। जैसे कि इसमें हम लोग अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, ओशियंस, बेसिन्स, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा सा आज लॉन्ग बन गया, लंबा बन गया, और ऐसे ही आधे घंटे की वीडियो कम से कम रहेगी, तभी जाके यह 7 दिन 8 दिन में यह चैप्टर आपका क्या हो पाएगा, फिनिश हो पाएगा। क्योंकि हम लोग को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझना है। और कल के लिए जो स्लाइड मेरा है वो प्रिपेयर हो चुका है, तो आज का वीडियो थोड़ा सा लेट जाएगा, लेकिन कल से जो है हम लोग टाइमली इस चीज़ को देख लेंगे। उसमें हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स कितना टाइप का होता है, इसमें कंटिनेंटल प्लेट्स, ओशियनिक प्लेट, मिक्स प्लेट, लैंडफॉर्म्स क्या होता है, सारे चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आ जाएगा मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल मूवमेंट, जो मैकेनिज्म उसका है, कैसे कैसे मूवमेंट होता है, तो कौन सा उसमें कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा, एडवेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग कल के क्लास में अच्छे से डिस्क्राइब करके देखेंगे। उसके बाद फिर आगे की स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड का मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है जो 7 भाग में विभाजित है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल से अच्छे से। उसके बाद जाके फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री, जिसमें कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, सारे चीज़ें को हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए इस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर को और अच्छे तरीके से समझने के लिए अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ सर को और अच्छे तरीके से इसमें और डिटेल से बताना चाहिए, तो आप लोग हमें चैट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उस चीज़ पे ध्यान दूंगा। और आज के क्लास को मैं 9:15 में जो है प्रीमियर करूंगा। आप लोग क्या करिए, इसको आके देखिए, और उम्मीद लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भेजिए जो क्लास 9th के हो, जिसके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि यह न्यू बुक है, न्यू चैप्टर है, तो आप लोग को अच्छे तरीके से इसको समझना होगा, पढ़ना होगा। तब तक के लिए गुड नाइट, आप लोग अच्छे से रहिए और हैव अ स्वीट ड्रीम। भगवान अच्छे अच्छे सपने दिखाएं आपको, और उस सपने पे चलने के लिए प्रेरित करें आपको। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।